नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से मैंने कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ पीजीटी सोशियोलॉजी एंड जीआईसी प्रवक्ता we will discuss about other definition of community and characteristics of community. Now essential elements of community: group of individuals, definite geographical area, community sentiments. Now we will discuss about expression of we feeling. सामुदायिक भावना के अंतर्गत तीन बातें पाई जाती हैं। हम की भावना की अभिव्यक्ति। हम की भावना व्यक्तियों को दुख सुख में साथ देने और मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करती है। स्थान या क्षेत्र विशेष के साथ लोगों का विशेष लगाव पाया जाता है। वे अपने समुदाय के लोगों को अपना समझते हैं और उनमें भाईचारे के साथ संबंध पाए जाते हैं। हम सब एक हैं, हमारे सबके हित समान हैं और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की बलवती भावना समुदाय के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। दूसरा पॉइंट है योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना। कंट्रीब्यूशन आर सेंटिमेंट्स ऑफ रोल प्लेइंग। सामुदायिक भावना का एक अन्य तत्व सदस्यों में समुदाय के कार्यों में सम्मिलित होने और योग देने की भावना से है। समुदाय से संबंधित अनेक ऐसे सामुदायिक कार्य होते हैं जिन्हें पूरे समुदाय के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसलिए विभिन्न सदस्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार भूमिका निभाते हुए समुदाय के कार्यों में योग देते हैं और अन्य सदस्यों की सहायता करना अपना दायित्व समझते हैं। तीसरी है निर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी। सामुदायिक भावना के अंतर्गत निर्भरता की भावना एक आवश्यक तत्व है। व्यक्ति अपने को एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं। उन्हें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना सामुदायिक भावना को बढ़ाने में योग देती है। वर्तमान में औद्योगिकीकरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास, भौगोलिक दूरी में कमी, एक ही विश्व दृष्टिकोण, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और जनसंख्या में विविधता, व्यक्तिगत स्वार्थ का बढ़ना और दैत्यिक संबंधों की प्रधानता, इस कारणों से सामुदायिक भावना भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। समुदाय के आदर्श प्रतिरूप क्या होते हैं, इसकी मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। मूलभूत अवधारणा वाले अध्याय में हमने समुदाय के सैद्धांतिक पक्ष पर विचार किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय, कृषक समाज और नगर के आदर्श प्रतिरूपों के माध्यम से आदिम समुदाय, ग्राम और नगर की धारणा को स्पष्ट किया जा सकता है। रेडफील्ड के अनुसार छोटा आकार, सजातीयता, आत्मनिर्भरता और समग्रता लघु समुदायों की विशेषता है। रेडफील्ड के लघु समुदाय आदिम या जनजाति समुदाय के समकक्ष हैं। दुर्खिम ने प्रतिपादित यांत्रिक दृढ़ता की विशेषताएं लघु समुदाय और कृषक समाजों में पाई जाती हैं। इसके ही बीच श्रम विभाजन अत्यंत सरल होता है। श्रम विभाजन आयु और लिंग पर आधारित होता है। छोटे आकार के कारण इनमें सामाजिक दृढ़ता की भावना बहुत तीव्र होती है। लोगों के व्यवहारों का नियमन इन समुदायों में प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों और जनरीतियों द्वारा होता है। नाउ द प्रीमिटिव कम्युनिटी। आदिम समुदायों के विकास के कई सोपान होते हैं।
और जैसे आखेट व्यवस्था, खाद्य संकलन अवस्था और पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था। अब हम चर्चा करते हैं आखेट और खाद्य संकलन की अवस्था। आखेट की अवस्था में आदिम समुदाय प्रमुख रूप से शिकार पर ही अपनी जीविका के लिए आश्रित था। शिकार किए गए जानवरों के द्वारा ही इस समुदाय की खाद्य, निवास, वस्त्र और हथियार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। पशुचारण और कृषक समुदाय। पशुपालन के साथ पशुचारण की अवस्था आरंभ हुई। इस अवस्था में पौधों को पाल पोस कर बड़ा करने की विधि, कृषि भी आदिम मनुष्यों ने सीखी। आदिम मनुष्य से कृषि के बारे में भी सीखा। और अब हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण समुदाय, द विलेज कम्युनिटी। प्रारंभिक मानव समुदाय कभी भी कुछ एक परिवारों के शिथिल रूप में संगठित संकलन थे, जो भोजन इकट्ठा करने और शत्रुओं के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पारस्परिक अन्योन्याश्रित क्रियाएं किया करते थे। यह आदिम दल प्रवासी समुदाय थे। धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि का ज्ञान अर्जित किया। कृषि के विकास और उसके परिणाम स्वरूप भोजन के स्रोत की स्थिरता से लोग स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। अब मानव समुदाय अधिक टिकाऊ हो गए। देहातों का जन्म हुआ और मनुष्य ने सामूहिक जीवन के घुमक्कड़ प्रकार के निकल स्थायी जीवन में प्रवेश किया। देहात की सुनिश्चित परिभाषा देना कठिन है। साधारणतया इससे तात्पर्य थोड़ी जनसंख्या वाले छोटे क्षेत्र में है, जहाँ कृषि लोगों का व्यवसाय ही नहीं, अपितु उनकी जीवन विधि भी है। देहात मनुष्य का प्राचीनतम स्थायी समुदाय है। क्रोपोटकिन ने लिखा है, ऐसा कोई मानव प्रजाति या किसी राष्ट्र का हमें ज्ञान नहीं है जिसमें ग्रामीण समुदायों का युग न रहा हो। बोगार्डस कहते हैं, मानव समाज का पालन पोषण ग्रामीण समुदायों में हुआ है और अत्यधिक प्रभावशाली देहात जो 5 सहस्त्र या अधिक वर्षों पूर्व अवस्थित थे, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया को निकटवर्ती भागों में झीलों पर निर्मित बस्तियां थीं। मकान झील के तल पर गड़े हुए बांसों के सहारे खड़े मंचों पर बनाए जाते थे। इन घरों को पुलों द्वारा किनारों के संबद्ध कर दिया जाता था, जहां खेत और चारागाह होते थे। ऐसे घरों का परिवर्तित करने में कश्मीर में देखा जा सकता है कि जहां डल झील के तल पर खींचे गए रस्सों से बंधकर किश्तियों पर मकान बनाए गए हैं, उन्हें हाउस बोट कहा जाता है। ये घर शानदार रूप से सुसज्जित होते थे, जो कश्मीर घाटी के पर्यटकों को किराए पर दिए जाते थे। नाउ द फीचर्स ऑफ विलेज कम्युनिटी। फीचर्स ऑफ विलेज कम्युनिटी में हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसमें कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, रोल ऑफ नेबरहुड, ज्वाइंट फैमिली, फेथ इन रिलीजन और सिंप्लिसिटी। ऐसे देहात एक ऐसा समुदाय है जिसके सदस्यों में एकता की भावना होती है, जिनके पड़ोसी संबंध घनिष्ठ होते हैं, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, संयुक्त परिवार में सादा जीवन व्यतीत करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन विलेजेस। भारतीय ग्रामों की विशेषताएं। आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में देहात न्यूनाधिक आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण और विलक इकाइयाँ थीं। ग्रामवासियों का बाहर के व्यक्तियों के साथ कोई संबंध नहीं होता था। उनकी सभी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति देहात में ही हो जाती थी। नाउ द पीस एंड सिंप्लिसिटी। भारतीय देहात की दूसरी विशेषता सादगी, शांति और चैन है। देहात में कोई शोरगुल नहीं होता और कोई घुटन नहीं है। आधुनिक सभ्यता की दौड़ धूप वहाँ नहीं मिलती है। नाउ द कंजर्वेटिज्म। देहाती लोग प्राचीन प्रथाओं और परंपराओं से चिपके रहते हैं। उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी होता है। वे परिवर्तनों को अति अनिच्छापूर्ण अपनाते हैं।
वे प्राचीन जीवन ढंगों से प्यार करते हैं और विवाह और अन्य रीति रिवाजों के बारे में उत्साही समाज सुधारकों के परामर्श को मानने के कम इच्छुक होते हैं। भारतीय देहात पर सर चार्ल्स मेटकॉफ ने लिखा है कि जहाँ अन्य सभी कुछ बदल रहा है, वहाँ देहात नित्य मालूम देते हैं। राजवंशों के बाद राजवंश गिरते जाते हैं, क्रांति के बाद क्रांतियाँ आ रही हैं। हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख और अंग्रेज बारी बारी से स्वामी बनते जाते हैं, लेकिन ग्रामीण समुदाय वैसे ही बने हुए हैं। दूसरे बिंदु पे चर्चा करें तो अर्बन कम्युनिटी, नगरी या नागरी समुदाय के अध्ययन सबसे पहले कठिनाई का शब्द था नगरी। उसकी परिभाषा को संबंधित करते हैं। समुदाय शब्द दो दशा, एक भौतिक, दूसरी सामाजिक को निर्दिष्ट करता है। भौतिक दशा में आवश्यक नहीं है कि समाज दशा को जन्म दे। जब नगरीय क्षेत्र से हमारा तात्पर्य घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र से होता है, लेकिन देहात को जिसमें प्रति कमरा व्यक्तियों की औसत संख्या नगर के समान है, नगरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी संपूर्ण जनसंख्या बहुत थोड़ी है और बसा हुआ क्षेत्र भी बहुत छोटा है। और एक बड़े क्षेत्र वाले देहात को नगर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत थोड़ी है। और नगर की परिभाषा जनसंख्या के घनत्व के शब्दों में नहीं की जा सकती। संपूर्ण जनसंख्या और क्षेत्र को भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन विभिन्न देशों में इस विषय पर मानकों की एकरूपता नहीं होती है। भारत की जनगणनात्मक रिपोर्ट की बात करें, उन स्थान को नगरीय क्षेत्र कहा गया है जहां स्थानीय निकाय और नगर पालिका छावनी बोर्ड अधिसूचित क्षेत्र सीमित हो। अन्य सभी स्थान जहां कम से कम जनसंख्या 5000 हो और पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% कृषि कर व्यवसायों में लगी हो और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व हो। सामाजिक अवस्था पर विचार करते समय कहा जा सकता है नगर एक जीवन पद्धति है। अर्बन जो शब्द है वो जीवन की पद्धति को सूचित करता है। फैशनेबल जीवन व्यक्तियों और व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी और वाणी के राजनीतिक ढंग को इंगित करता है। लेकिन क्या जीवन का नगरीय ढंग केवल नगरीय जनसंख्या तक सीमित है? ग्रामीण व्यक्ति भी जीवन के नगरीय ढंगों के प्रभावाधीन आ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र भी जीवन पद्धति में नगरीकृत हो सकते हैं और नगरीय समुदाय के सामाजिक लक्षणों और जनसांख्यिकीय लक्षणों के मध्य कारणात्मक संबंध हो सकता है। ऐसा भी संभव हो सकता है कि कोई देश जनसांख्यिकीय दृष्टि से नगरीय हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अधिक ग्रामीण हो। इस देश की अपेक्षा जो जनसांख्यिकीय दृष्टि से अधिक ग्रामीण और सामाजिक दृष्टि से अधिक नगरीय हो। देख सकते हैं कि चिली की जनसंख्या कनाडा की अपेक्षा नगरों में अधिक निवास करती है, लेकिन इसके लोग कनाडा वासियों से अधिक देहाती होते हैं। सोरेकिन और जिमरमैन ने व्यवसाय को इस विभेद का मापदंड बनाया है। कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि है और नगरीय जनता विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में संलग्न होती है। इन्होंने विभेद के अन्य आधारों का भी वर्णन किया है। आकार, घनत्व, विविधता, सामाजिक विभेद, स्तरीकरण, गतिशीलता, पर्यावरण और अंतरक्रिया की विधियाँ और उनके अनुसार विशेषता कारणात्मक रूप से संबद्ध है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय के मध्य कोई निरपेक्ष सीमा रेखा नहीं है। नगरीय और ग्रामीण समुदायों के मध्य अंतरक्रिया को सोरोकिन और जिमरमैन ने ग्रामीण नगरीय सततता यानी रूरल अर्बन कॉन्टिनम का नाम दिया है। इसका मतलब होता है कि दोनों समुदायों के मध्य विभिन्नताएं धीमी और सतत हैं, गुणात्मक भिन्नताएं नहीं हैं और इनके आधार पर स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। स्टुअर्ट क्विन, डेविड बी कारपेंटर लिखते हैं कि ग्रामीण से नगरीय में सतत श्रेणीकरण चलता रहता है। ये कोई सरल ग्रामीण नगरीय विभाजन नहीं है। जिम्मे और जिस्ट और हल्बर्ट ने कहा है कि इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय के मध्य परिचित द्विभाजन सामुदायिक जीवन के तत्वों पर आधारित विभाजन की अपेक्षा सैद्धांतिक अवधारणा अधिक है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आज के वीडियो में मैं समय की व्यस्तता के चलते डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF नहीं डाल रहा हूं, लेकिन 1-2 दिन के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं PDF बना के कंसर्न लेक्चर का डाल दूंगा, जिसको कि आप आज के बाद कल परसों तक प्राप्त कर सकते हैं।
और मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। कॉम्प्ट एरिया का उद्देश्य सभी पढ़े सभी बढ़ें। कॉम्प्ट एरिया पर निरंतर सोशलॉजी के लेक्चर्स आ रहे हैं। सोशलॉजी के कई तरह के एग्जाम्स और कई प्रकार के फॉर्म्स के नोटिफिकेशन आ लिए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशलॉजी के लेक्चर्स मैं ला रहा हूँ। सोशलॉजी के लेक्चर्स नियमित आएंगे, भले ही रात का 12 क्यों न बज जाए, 11 क्यों न बज जाए, सोशलॉजी के लेक्चर्स रोज़ आएंगे। अन्य विषयों के लेक्चर सप्ताहांत में आएंगे, करंट के लेक्चर आएंगे, झारखंड जीके के आएंगे, बीच बीच में लेक्चर्स आते रहेंगे, लेकिन नियमित रूप से सोशलॉजी के लेक्चर जरूर आएंगे। सोशियोलॉजी के एग्जाम्स बहुत ही करीब हैं, लेक्चर्स का लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, अधिक से अधिक वीडियोज़ को देखें और लाभ प्राप्त करें। कॉम्प्ट एरिया पूर्णतः निःशुल्क है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। धन्यवाद।